दोस्तों, अगर आप सिर्फ स्नातक हैं यानी कि आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी इस बार आर ओ ए आर ओ की परीक्षा में खास तौर से समीक्षा अधिकारी के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। क्यों? क्योंकि देखो, जो स्नातक स्तर के लिए परीक्षा होती है वो आर ओ की होती है। ए आर ओ के लिए आपको स्नातक प्लस कंप्यूटर लेवल पर ओ लेवल के समकक्ष कोई एक सर्टिफिकेट की नीड होती है। मतलब या तो ओ लेवल हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो, लाइक एज पीजीडीसी वगैरह। ठीक है। लेकिन इस बार 2023 में फिलहाल अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं अध्याचन के, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार सिर्फ स्नातक वालों के लिए जो अवसर है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस बार आर ओ के पद ज़्यादा हैं और ए आर ओ के जो पद हैं वो संख्या में कम है। तो एक्चुअली में जो इस बार अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं उसको देखते हुए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार कुल मिला के 350 पद, ये पद सिर्फ और सिर्फ आर ओ के लिए होंगे। बाकी 150 के आसपास पद रहेंगे किसके लिए? ए आर ओ के लिए। ठीक है। ए आर ओ की जो मेरिट होती है यह आर ओ से थोड़ी नीची जाती है और जानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आर ओ में स्नातक वाले बैठते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे लोग ए आर ओ के लिए आवेदन ही नहीं करते हैं, तो उनकी संख्या कम हो जाती है, इसलिए मेरिट भी कम जाती है। दूसरी बात ये कि आर ओ में अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो एक प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी और फिर सीधे सीधे आपका अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है। जबकि ए आर ओ के लिए प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है और देन आफ्टर आपको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप आर ओ के लिए यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो प्री के लिए आपको 2 पेपर तैयार करने होते हैं। जीएस का पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर होगा हिंदी का। कुल मिला के 140 प्रश्न जीएस में और 60 प्रश्न हिंदी में, यानी कि अगर उनको जोड़ दें तो 200 प्रश्नों पर आपको प्री की परीक्षा देनी होती है। और इसमें अगर आप 160 प्लस यानी कि 200 में अगर आप 160 प्लस अंक लेकर आते हैं तो आप मेंस के लिए चयनित हो जाते हैं। मेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेंस में जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, ऑप्शनल होता है, 120 प्रश्न होते हैं। इसके बाद बाकी सब कुछ हिंदी है। यानी कि जीएस और हिंदी की एक अच्छी तैयारी करके आप आर ओ परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी में निबंध भी आपको लिखना पड़ता है। हालांकि निबंध आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हिंदी आपके लिए यहाँ पर मतलब आपके चयन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करती है। तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है अपनी किस्मत को संवारने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए। तो अगर ये तैयारी आप करना चाहते हैं तो अभी से आपको लगना होगा, क्योंकि आर ओ की जो परीक्षा होनी है फिलहाल इसका नोटिफिकेशन भी आपको जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी में देखने को मिल जाएगा और उसके बाद लगभग 2-3 महीने के बाद इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो हमको ये नहीं देखना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और परीक्षा कब होगी, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन लेना है 2023 में। तो इसके लिए तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो आयोग का काम है आयोग करेगा। आयोग ने ये क्लियर कर दिया है कि 2023 में वैकेंसी आ रही है, देन आफ्टर बाकी जिम्मेदारी आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं और बताना चाहेंगे कि फिलहाल अगर आप बाहर देखें तो मौसम काफ़ी सर्द हो गया है और इसी सर्दी की वजह से आज का सेशन देने में मुझे बहुत देरी भी हो गई है। कितनी देरी, ये तो आप खुद ही देख रहे हो। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ठंड की हालत बहुत ही बुरी है। तापमान 6 डिग्री से नीचे तक आ जा रहा है। तो इसको देखते हुए जो नौनिहाल हैं उनके लिए साथ ही साथ, मतलब कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड कोई भी हो सकता है, परिषदी के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई, वित्तीय मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय हैं उनमें छुट्टियां कर दी गई हैं। और जौनपुर की ओर से, मतलब कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अवकाश रहेगा शीतलहर के मद्देनज़र। और विद्यालय जो होगा वो खुलेगा कब? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को तो शायद अवकाश है, देन आफ्टर 16 जनवरी ही मान के चलिएगा। ठीक है। और ये जो छुट्टियां हो रही हैं वो मतलब सभी कॉलेजों, सभी स्कूल कॉलेजों में हो रही हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो बारी बारी से अपनी ड्यूटी देंगे, जैसे कि चपरासी हैं, चौकीदार हैं, होमगार्ड हैं, पीआईडी के जवान हैं। तो विद्यालय में बारी बारी से परिसंपत्तियों की देखभाल करते रहेंगे। तो ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर गोरखनाथ पटेल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जौनपुर के।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। हालांकि परिणाम तो जारी हो गया क्योंकि मामला कोर्ट में था, लेकिन यहाँ पर एक अड़चन अभी भी बनी हुई है कि अभी जो अंतिम चयन परिणाम है उसे जारी होने में काफ़ी वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या है कि ये 2011 की वैकेंसी है। 2011 की वैकेंसी में टीजीटी में क्या था कि इंटरव्यू था। इंटरव्यू अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी आयोग के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है कि आयोग में सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा इंटरव्यू की चयन बोर्ड लेगा। तो अभी बातें क्लियर नहीं है। फिलहाल रिजल्ट आ गया है, अब थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। मतलब ये कि कुल मिला जुला के देखा जाए तो कोर्ट से मतलब कोर्ट की जो डांट खानी थी उससे बचने का काम तो कर लिया गया। अब बाकी जो है वो फिर से आप लोग लटके रहो। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो एक अच्छी खबर भी है, लेकिन उनके लिए है जो लोग पहले से प्राइमरी परिषदीय स्कूलों में प्राइमरी में शिक्षक हैं और जूनियर में उनका प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उन्होंने टीटी की परीक्षा पास नहीं की थी। और यहाँ पर देखो क्या हुआ था कि हाई कोर्ट की ओर से एक आदेश आया है। यह आदेश काफ़ी अहम है। कहा जा रहा है कि टीटी की व्यवस्था पहले लागू नहीं थी, तो 2010 के पहले जो लोग प्राइमरी में शिक्षक बन गए थे उनके लिए टीटी कंपलसरी भी नहीं है। यानी कि अगर किसी की नियुक्ति 2010 के पूर्व हुई है तो क्योंकि उसमें टीटी की व्यवस्था ही नहीं थी, तो उनको अगर प्रमोट किया जाना है तो उनके लिए टीटी जरूरी नहीं है। तो इससे उन अभ्यर्थियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो लोग काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद में हैं कि उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। और फिलहाल मामला कोर्ट में था, कोर्ट की ओर से आदेश आ चुका है और इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। ओम प्रकाश तिवारी प्रतापगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे और इनका प्रमोशन होना था, लेकिन इनके पास टीटी नहीं थी। तो नियमावली में लिखा गया था कि प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में प्रमोशन पाने के लिए टीटी अनिवार्य होगा और 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। अध्यापन अनुभव तो था, टीटी नहीं थी, तो उस पर मामला कोर्ट में चला गया। मतलब तिवारी जी खुद कोर्ट लेकर गए और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे अध्यापक जिनकी नियुक्ति टीटी की व्यवस्था से पहले यानी कि 2010 के पहले हुई है तो उनके लिए टीटी कंपलसरी नहीं है, प्रमोशन में टीटी आड़े नहीं आनी चाहिए। तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। फिलहाल अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आपको तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपने इसका फ़ायदा लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपने तो ऑलरेडी टीटी को पास कर रखा है। और वैसे भी देखा जाए तो इस समय योग्य बहुत ज़्यादा हैं। मतलब लोगों ने बाकायदे अच्छे अंकों से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएड कंप्लीट किया है, टीटी की परीक्षा भी और उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा भी, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट ये कम है। तो आपाधापी बहुत है और मुझे बहुत दुख होता है ऐसे अभ्यर्थियों को देखकर जिन्होंने अपना एकेडमिक बहुत ही शानदार किया है, टीटी पास की है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी उनके 100 से अधिक अंक हैं और आज वो संघर्ष कर रहे हैं जीवन के लिए। मैं सही बताऊं, मेरी आत्मा ऐसे लोगों के प्रति मतलब बहुत दुखी रहता हूं मैं। और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उनका जीवन यापन तो हो सके, या तो फिर यार टीटी और शिक्षक भर्ती को ही इतना कड़ा कर दो कि पता ही नहीं चले कि मतलब कि जो लोग कम से कम उसमें पास हो रहे हैं उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पास भी हो गए तब भी घूम रहे हो। मतलब कुछ भी करो लेकिन कम से कम जिनके पास योग्यता है उनको एक जॉब तो दे ही दो, कम से कम उनकी ज़िंदगी तो चलती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो शीतलहर के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य और हृदय रोगियों के लिए परामर्श जारी किया गया है। सर्दी में खून की नसें सिकुड़ जाती हैं तो कोई व्यक्ति अपने हाथ ठंडे पानी में डालता है, उसके हाथ सफ़ेद हो जाते हैं। इसके विपरीत गुनगुने पानी में हाथ डालने पर हाथ लाल हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर में खून की नसें बाहरी तापमान के लिए अत्यंत संवेदनशील होती हैं। तो खून की नसें सिकुड़ने पर ब्लड प्रेशर के रोगियों का ब्लड प्रेशर जिन दवाओं से सामान चल रहा था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के हृदय में खून की नसों में 40% रुकावट कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण पहले से है तो उसे हृदय रोग में कोई लक्षण पता नहीं चलेंगे, परंतु ठंड में उसके हृदय की नस सिकुड़ने से वह रुकावट 70 से 80% तक ठंड के समय हो सकती है, जो कि उस व्यक्ति में एंजाइना और हार्ट अटैक के रूप में प्रकट हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त लंबे समय से बार बार कोविड की लहर में मतलब इसके कारण भी जनसामान्य की एक बहुत बड़ी आबादी हृदय रोग से पीड़ित हो रही है। तो देखो शरीर को गर्म रखो, अपने गर्म वस्त्र अच्छे से बने रहो, गुनगुना पानी पिएं, गर्म कमरे से निकलकर अचानक ठंड में ना जाएं, अच्छा भोजन करें, उस गरिष्ठ भोजन न करें। इससे क्या होता है कि पेट का रक्त संचार बढ़ जाता है
और हृदय का रक्त संचार कम हो जाता है, जिससे हृदय की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिन रोगियों का ब्लड प्रेशर अथवा हृदय रोग का उपचार चल रहा है वो एक बार अपने डॉक्टर से बाकायदा जो है मतलब परामर्श ले लें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रिन नाम की एक गोली घर में रखें। आकस्मिक परिस्थिति में एक गोली चबाकर गुनगुने पानी से पी लें। यह खून को पतला कर देती है, जिससे हृदयाघात की स्थिति में मृत्यु की संभावना 25% तक कम हो जाती है और रोगी को अस्पताल तक ले जाने का समय मिल जाता है। तो इसके लिए हृदय रोग संस्थान का हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर है, तो इसको नोट कर लो और इस नंबर पर डॉक्टर द्वारा आकस्मिक परिस्थिति में सहायता आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर विनय कृष्ण, निदेशक हृदय रोग संस्थान कानपुर की ओर से यह जारी किया गया है। तो मुझे लगा कि यह आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सबके घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं और कभी कभी तो आजकल जो हृदय रोग की समस्याएं हैं वो तो 30 साल में शुरू हो गई हैं। आप न्यूज़पेपर पर देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि बहुत सारे लोग 30 से 40 के बीच में हैं और हृदयाघात से उनकी सडन डेथ हो जाती है। ये बड़ी बात है, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतना ही पड़ेगा। और फिलहाल प्रदेश भर में 10 तक शीतलहर की चेतावनी है और 30 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 11 से थोड़ी राहत मिलने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ 10 जनवरी की रात में आएगा, जिससे मौसम बदलेगा। 11 से 13 जनवरी के बीच हवा की दिशा बदलेगी, तो ठिठुरन भरी ठंड से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाया करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और देखो, रात में 8 बजे आपके लिए मैं 10 से 20 प्रश्नों का एक क्विज लेकर आता हूं, जो कि आपके लिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की, खंड शिक्षा अधिकारी की, आरओ की, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये प्रश्न आपके नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो 8 बजे का जो सेशन है उसको ज़रूर आप लोग चेक किया करें, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यू सेशन हो गया, इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा वो हिस्ट्री पर आएगा। मैं इस समय आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आज हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के अंतर्गत हमने 2 राजाओं के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार। आज बारी है अशोक की, तो अशोक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स, लगभग 3 बजे के आसपास आपको एक अपडेट और मिलती है, रात में 8 बजे एक और। मतलब मैं लगातार तो काम कर ही रहा हूँ आपके लिए, बाकी आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो काम और भी बेहतर हो जाएगा। आपका सिलेक्शन इस बार तय है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।